ये हम लोग का ये स्टार्ट होता है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन। और इसकी बारे में हम लोग सेमेस्टर 2 में थोड़ा इंट्रोडक्शन किए हुए हैं मैक्सवेल इक्वेशन का, लेकिन उसी सब में कुछ नया काम सब करना है अभी, जो वहाँ पर नहीं किए थे। वहाँ क्या नहीं किए थे और यहाँ पर उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा काम करना है। तो सो पहले देखो, 4 गो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, 4 गो इक्वेशन डिराइव किया था मैक्सवेल। और जितने भी लॉज था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, कितने लॉज है? 4 गो लॉ है टोटल। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सबको मिला दो तो टोटल 4 ही गो लॉ है। उस चारों लॉ को मैक्सवेल इंटीग्रल फॉर्म एंड डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया और वो अपना नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन। तो ऑल लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, all laws of electricity and magnetism are formulated in 4 equation by Maxwell in integral and differential form. Integral and differential form. And these equations are called electromagnetic field equation. Maxwell electromagnetic field equation. और वो इक्वेशंस कौन कौन है? 4 ठो। तो एक इक्वेशन है जो आया था कहां से? फ्रॉम गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो यहां पर, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिजिनल फॉर्म क्या था गॉस लॉ का? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ का ओरिजिनल फॉर्म क्या था? देखो, जितने भी लॉज है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, बताओ तो कौन कौन लॉ है? पहला तो कूलम्ब्स लॉ, दूसरा गॉस लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ। कितना हो गया? हम 4 ही गो बोल रहे हैं यहाँ। क्यों 4 ही गो? कहां पर ऐसा एगो है जो कम होगा? गॉस लॉ बोल दिया ना, ये कूलम्ब्स लॉ एंड बायोट-सेवर्ट लॉ उसी के अंदर आ गया। एक बार गॉस लॉ अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा, और गॉस लॉ अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो वो बायोट-सेवर्ट लॉ आ जाएगा। तो आप कूलम्ब्स लॉ एंड बायोट-सेवर्ट लॉ को स्पेशली बात मत करो, उसकी जगह गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बात करो। तो ओरिजिनल फॉर्म गॉस लॉ का क्या था? लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में डायरेक्ट लिख रहे हैं। सुनो, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे क्या था? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट फॉर एयर मीडियम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए। और यदि कोई अदर मीडियम होता तो यहां पर इप्सिलॉन आर भी डालता। ये है गॉस लॉ फॉर, ये गॉस लॉ फॉर एयर मीडियम, एयर या वैक्यूम के लिए। ये इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ
दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds अक्रॉस ए क्लोज सरफेस, यानी इतना इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना तो गॉस ने बस इतना काम करके छोड़ दिया था। मैक्सवेल इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। वो कैसे, पढ़े हो सेमेस्टर 2 में था ये टॉपिक, लेकिन वहां पर उतना डीपली बात इसके अंदर नहीं हुआ था। बस खाली 4 गो इक्वेशन डिराइव करके छोड़ दिए थे, और वो 4 गो मैक्सवेल इक्वेशन वहां भी डिराइव हुआ था, लेकिन वहां कोई मीडियम की बात नहीं किए थे कि ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन एयर और वैक्यूम के लिए है, कि ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए है, कि ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए है। यहाँ पर यही 3 काम को अलग अलग करना है। मैक्सवेल इक्वेशन फॉर एयर और वैक्यूम, मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड फॉर कंडक्टिंग मटेरियल। ये तीनों केस में देखेंगे इसको। फिर वहाँ पर चौथा मैक्सवेल इक्वेशन में कोई करेक्शन नहीं किया था, यहाँ पर चौथा मैक्सवेल इक्वेशन में करेक्शन भी करना है। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहीं से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल इक्वेशन से ही उसका डिस्कवरी हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो पहले तो मैक्सवेल 1 की 2 क्लास मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर ही रहोगे आप। ये ओरिजिनल फॉर्म है। अब ये चार्ज इनक्लोज्ड की जो बात कर रहे हो, कोई क्लोज्ड सरफेस के अंदर का चार्ज इनक्लोज्ड, मान लो ये क्लोज सरफेस है एस नाम का, ये क्लोज सरफेस, आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है। अब चार्ज डिस्क्रीट भी हो सकता है या कंटिन्यूअस भी हो सकता है। यदि डिस्क्रीट चार्ज है तो वो पॉइंट चार्ज टाइप का होगा ना, बहुत सारा पॉइंट चार्जेज होगा ना, कोई प्लस में कोई माइनस में। बाहर में कोई चार्ज है वो तो यूज करना ही नहीं है, वो तो चार्ज इनक्लोज्ड क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो चार्ज इनक्लोज्ड सभी चार्जेज का अलजेब्राइक सम कर देना, यानी सभी चार्जेज को अपने साइन के साथ ऐड कर दोगे। अलजेब्राइक सम, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव लेना, जो निगेटिव है उसको निगेटिव लेना, तो उसको बोलते हैं अलजेब्राइक सम, साइन के साथ ऐड करना, यदि डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है। और यदि कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हो इसके अंदर, यानी हर जगह चार्ज है, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, एन आर्बिट्रेरी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में चार्ज इनक्लोज्ड कैसे फाइंड करोगे? तो इस केस में एक स्मॉल एलिमेंट लेना होगा आपको, एक वॉल्यूम एलिमेंट लेना होगा। कहीं पर उसका वॉल्यूम मान ले dv या d टॉ से भी डिनोट किया जाता है स्मॉल वॉल्यूम को। और जहां पर ये एलिमेंट लिए हो वहां पर कुछ चार्ज डेंसिटी होगा रो ना, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा उस जगह पर। तो इस स्मॉल एलिमेंट के अंदर का चार्ज हो जाएगा कितना, रो dv। फिर इसी को इंटीग्रेट कर दो थ्रू आउट द वॉल्यूम के लिए, इसी को थ्रू आउट द वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दो 0 to b, ये हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड इस केस में। समझा? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये यूज करोगे चार्ज इनक्लोज्ड में, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऐसे निकालेंगे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है? ये रो फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड का, अलग अलग पॉइंट का रो अलग अलग। तो बुक सब यदि देखोगे तो ऐसे नहीं लिख के, यदि ऐसे भी लिखा हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रो के ब्रैकेट में एक्स वाई जेड, अब टाइम भी डाल सकता है, क्या टाइम भी डाल सकता है। अभी हम टाइम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सिंपल काम कर दें। पॉइंट फंक्शन, रो को अभी खाली पॉइंट फंक्शन मान रहे हैं। डेंसिटी इज पॉइंट फंक्शन, अलग अलग पॉइंट का डेंसिटी अलग अलग हो सकता है। तो जिस चीज का वैल्यू स्पेस के डिफरेंट पॉइंट पर होगा पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ किसका, अपने कोऑर्डिनेट्स का, एक्स वाई जेड का नहीं। टाइम फंक्शन में भी हो सकता है रो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पॉइंट का रो डिफरेंट टाइम पर
डिफरेंट हो, समझे? तो टी डालो टी। अब उतना लास्ट बार हो रहा है तो अब क्या है, बचाएंगे छोड़ेंगे, छुपाएंगे हम बात सबको। अब लास्ट हो रहा है ना, तो अभी भी डेंसिटी वही सेमेस्टर 2A वाला डेंसिटी देखोगे तो फिर क्या होगा। और लेना ही है, मजबूरी है। यहां पर रो टाइम के फंक्शन में भी लेंगे, एक्स वाई जेड टी डी भी। समझा क्या बोल रहे हैं? यहां पर डेंसिटी अलग अलग पॉइंट का भी अलग अलग हो सकता है, और एक ही पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो सकता है ना। तो डेंसिटी को ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए। चलो उतारिए। क्या हुआ? ये सब हो गया है, तो ये सब को भी उतारे। तो एक क्वेश्चन है, मैक्सवेल इक्वेशंस इन एयर मीडियम, मैक्सवेल इक्वेशंस इन डाइलेक्ट्रिक, मैक्सवेल इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। ये मत समझो कि सेमेस्टर 2 में देखे हुए हैं तो फिर एक पेपर यहाँ क्यों है, कुछ तो जरूर एक्स्ट्रा बात होगा ना यहाँ पर। तो हम लोग अभी क्यू इनक्लोज को इस फॉर्म में यहाँ डालते हैं, ये कंटिन्यूअस वाला फॉर्म में यहाँ डालते हैं क्यू इनक्लोज को। तो 10 ये गॉस थ्योरम हो जाएगा। सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस एस ऑफ ई वेक्टर ई इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड की जगह वो सब्स्टिट्यूट करो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी बाई इप्सिलॉन नॉट। समझना, रो को बार बार एक्स वाई जेड टी नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए हैं वही बात होगा रो में, पॉइंट फंक्शन एंड टाइम फंक्शन दोनों। ये गॉस थ्योरम ही है ना, इसी को मैक्सवेल अपना नाम दिया गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटीग्रल फॉर्म। इसी को बोलते हैं हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन इन फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन बोलो इसको, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, या एक और नाम दिया जाता है इसका मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक है, अब सुनो, अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ले गया है मैक्सवेल। डिफरेंशियल फॉर्म बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कैलकुलस। तो यहां पर वेक्टर कैलकुलस का कौन एक थ्योरम अप्लाई होगा? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या था? कोई वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइव ऑफ दैट वेक्टर। तो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन LHS, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम in LHS, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ओवर ए क्लोज सरफेस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। ये सब में प्रॉब्लम होगा तो ये पेपर कुछ नहीं समझ में आएगा। पूरा वेक्टर कैलकुलस का पहला चैप्टर को ग्रेड डाइव कर और ये दो थ्योरम को खूब अच्छा से रिपीट कर लेना। LHS में अप्लाई कर रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो क्या करेंगे, ये जो सरफेस इंटीग्रल है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वॉल्यूम इंटीग्रल में। किसका वॉल्यूम इंटीग्रल? वेक्टर E का डाइवर्जेंस का। एक बार लैंग्वेज में लिख दो, डाइव E dV, और इधर तो ऑलरेडी एक वॉल्यूम इंटीग्रल है ई रो का बाई इप्सिलॉन नॉट, और अब दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन आ गया तो कंपेयर करोगे इसको, तो लेफ्ट साइड डाइव E और राइट साइड क्या? रो बाई इप्सिलॉन नॉट। दैट इज डाइव E को डेल डॉट E लिखोगे, डेल डॉट E इक्वल टू रो बाई इप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक बात देखो, हम ये सब जो काम करने चले हैं वो एयर मीडियम के लिए,
यदि यहाँ इप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं तो किसके लिए? एयर मीडियम के लिए। और उस केस में यहां पर रो को रो फ्री भी लिखा जाएगा, रो की जगह रो फ्री लिखना। चार्ज डेंसिटी भी दो टाइप का होता है, फ्री चार्ज डेंसिटी। चार्ज दो टाइप का होता है, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज को पोलराइजेशन चार्ज भी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई न्यूट्रल बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन को ऐड और रिमूव करके चार्ज अपीयर करवा रहे हो तो उसको फ्री चार्ज, और कोई न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तब भी उसके सरफेस पर चार्ज अपीयर होता है, इंडक्शन फिनोमेना जिसको बोले थे, उसको बाउंड चार्ज बोलते हैं या पोलराइजेशन चार्ज। फ्री चार्ज कब? जब न्यूट्रल बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और एडिशन से चार्ज क्रिएट हुआ हो। तो यहाँ पर एयर मीडियम में फ्री चार्ज ही एग्जिस्ट करेगा, बाउंड चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। एयर कभी आयोनाइज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे वहाँ पर तो उसका आयोनाइजेशन नहीं होना है, पोलराइजेशन नहीं होगा एयर मॉलिक्यूल का, इसलिए वहाँ पर ओनली फ्री चार्ज हो सकता है एयर मीडियम में। ये हुआ मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म या पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल फॉर्म या पॉइंट फॉर्म, या एक और नाम है इसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। कुछ नहीं, मैक्सवेल बस जो लॉज था अदर साइंटिस्ट का, उसके लॉ को वो थोड़ा मैथमेटिकल शेप, अदर शेप में लाके रख दिया और वो अपना नाम डाल दिया। सेकंड में चलें, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन कम्स फ्रॉम, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन comes from Gauss law for magnetic field. Gauss law for magnetic field. और मैग्नेटिक फील्ड का गॉस लॉ, वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात किया था, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज फाई बी इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक वाले में तो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट था, यहां पर ऑलवेज 0, ऑलवेज, चाहे कोई भी मीडियम हो, एयर, वैक्यूम में, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल, ऑलवेज ये चीज 0 होता है। यहां पर देखना इसमें ये चीज चेंज होते रहेगा अलग अलग मीडियम में। जब बात करेंगे तब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जब मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करेंगे तो यहाँ कुछ होगा, कुछ बात होगा। कंडक्टिंग मीडियम में फिर यहाँ रो 0 लिखना होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब में चेंजिंग होगा। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन में हर में अलग अलग मीडियम के केस में यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स में ये ऑलवेज ये राइट साइड 0 रहेगा, चाहे कोई भी मीडियम हो। इसको भी फिर इंटीग्रल फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर बी का सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। अच्छा एक चीज, एक मिनट, थोड़ा जगह है यहाँ पर, जगह है ना, एक काम करना, इस इप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, तो डेल डॉट इप्सिलॉन नॉट ई, और ये इधर रो फ्री खाली बच गया, और इप्सिलॉन नॉट ई को वेक्टर डी लिखते हैं, इसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसलिए फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन डी वेक्टर के टर्म्स में बात करेंगे तो डेल डॉट डी बराबर रो फ्री। The first Maxwell equation in terms of D vector in point form, macroscopic form,
ये फर्स्ट वाला में थोड़ा जगह होगा करना है। अच्छा, इसमें तो RHS में और कोई चेंजिंग कर नहीं सकते हो, वहां तो RHS में ये क्यू इनक्लोज्ड को ऐसे किया भी था, यहाँ कोई बात चेंजिंग नहीं है RHS में, यही रह गया। इसी को बोलेंगे मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, या मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म का जनरल नाम मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, और ये डिफरेंशियल फॉर्म, डेल ऑपरेटर तो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, नहीं डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डेल बाय डेल एक्स इस टाइप का बात है, इसलिए इसको डिफरेंशियल फॉर्म बोला, और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। और यही हो गया यहां सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। इन इंटीग्रल फॉर्म। ये जीरो क्यों होता है थोड़ा सुन लो। ऑलवेज यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला का ही एनालॉग करते, उसके जैसा बात करते, तो यहां क्या होना चाहिए था, वहां नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट, यहां पर नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनटू म्यू नॉट। ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर से डिवाइड होता है हर चीज में। फील्ड में देखो नीचे इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड होता है ना, कूलम्स लॉ में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, लेकिन बायोट सेवार्ट लॉ में म्यू नॉट से मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहां भी चार्ज इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट था, यहां चार्ज इनक्लोज्ड इनटू म्यू नॉट होगा। म्यू नॉट परमियाबिलिटी, और ये चार्ज इनक्लोज्ड मैग्नेटिक चार्ज इनक्लोज्ड, नेट मैग्नेटिक चार्ज इनक्लोज्ड, वहां इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड। इस क्यू को यहां पर मैग्नेटिक चार्ज इनक्लोज्ड बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि कोई क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट मैग्नेटिक चार्ज ही जीरो होता है, इसलिए ये टर्म जीरो। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज मे और मे नॉट बी जीरो इनसाइड ए क्लोज सरफेस, लेकिन नेट मैग्नेटिक चार्ज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक चार्ज में आप मैग्नेट रखोगे, मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल हैज पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एंड साउथ पोल हैज सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। उस मैग्नेटिक चार्ज को पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। क्लियरली इसका नेट निकालिएगा तो कितना, क्यू इनक्लोज्ड प्लस एम माइनस एम ऑलवेज कितना। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाईपोल ना, मोनोपोल में मैग्नेट नहीं एग्जिस्ट करता है, सिंगल पोल में। इलेक्ट्रिक में मोनोपोल भी एग्जिस्ट करता है, डाईपोल भी, क्वाड्रुपोल भी, ऑक्टूपोल भी, मल्टीपोल भी होता है, लेकिन मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाईपोल। कितनों टुकड़ा कर दो ऑलवेज नॉर्थ साउथ हो, इसलिए नेट चार्ज इनक्लोज्ड ऑलवेज जीरो, इसलिए ये टर्म जीरो। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए फिर यहां पर LHS में आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कीजिए। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इन LHS, तो कोई वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, इधर तो जीरो है, यानी यहां से निकल के आएगा डाइव बी बराबर जीरो, दैट इज डेल डॉट बी बराबर जीरो। बी वेक्टर को म्यू नॉट इंटू एच भी लिखा जाता है। यानी डेल डॉट एच जीरो, म्यू नॉट को बाहर जीरो में भेज दो। तो ये रिलेशन याद कीजिए ना, ये रिलेशन एच वेक्टर का क्या डिफिनीशन, बी वेक्टर बाय म्यू नॉट। एच का नाम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब बी का नाम, बी वेक्टर को सिंपली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एच को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। बी वेक्टर का एक और नाम चलता है मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, एक और नाम है फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर।
बी वेक्टर को ये सब नाम दिया जाता है। एक तो जो 12 लेवल से जानते हो, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, इसी को फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। ये हुआ सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन इन मैक्रोस्कोपिक पॉइंट फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक डिफरेंशियल फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, जो बोलना है एक बार लिख दिए हम वो सब बात, वो सब यहां भी चलेगा। लिखो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन Third Maxwell equation comes from Faraday law. Faraday law of electromagnetic induction. Faraday law of electromagnetic induction क्या होता था, इसको थोड़ा यहाँ डिफाइन कर दे रहे हैं, भूल गए होगे 12 में, बहुत दिन हो गया ना। कोई कंडक्टिंग लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग करोगे तो उसको उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। करंट कोई जरूरी नहीं इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ निश्चित रूप से इंड्यूस्ड होगा। यदि कॉइल का रेसिस्टेंस कम है तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, लेकिन ईएमएफ निश्चित रूप से इंड्यूस्ड होता है। कंडक्टिंग कॉइल के थ्रू आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग करवाएंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ऐसा है कि सपोज करो ये कंडक्टिंग कॉइल है, कंडक्टिंग की जरूरी नहीं हो सर्कुलर ही हो, लेकिन फैराडे जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया था वो ऐसे किया था, एक कंडक्टिंग कॉइल लिया, उस कंडक्टिंग कॉइल से गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया था, गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करने का डिवाइस, और इसके एक्सिस के लॉन्ग एक मैग्नेट को मूव करवाया, मैग्नेट का कोई पोल को। तो क्या होगा, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है ना, और साउथ पोल पर जाके टर्मिनेट होता है। तो देखा वो क्या, अच्छा एक बात बताओ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप के एरिया को क्रॉस किया ना, तो बोलेंगे इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट किया। फ्लक्स का क्या मतलब, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसेस थ्रू एन एरिया, इसी को बताता है ना फ्लक्स। तो इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है इसको। और यदि ये मैग्नेट रेस्ट में होगा तो ये फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रहा है उसकी संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा। दैट इज बोलेंगे कि उस लूप के थ्रू एक स्टैटिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है। और लूप मैग्नेट को मूव करवाओगे तो फिर ये नंबर ऑफ लाइंस चेंज करेगा ना। अब ये और नजदीक आ जाएगा तो हो सकता है ये लाइन भी क्रॉस करने लगे ना इसको, नहीं तो फ्लक्स में चेंजिंग होगा। साथ साथ देखा गया कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी आया। जब मैग्नेट को मूव करवाया गया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। जरूरी नहीं मैग्नेट को इधर मूव करवाओगे तब ये डिफ्लेक्शन, उधर भी मूव करवाओगे तब भी डिफ्लेक्शन आया। जरूरी नहीं कि मैग्नेटे को मूव करवाओगे तब डिफ्लेक्शन आएगा, इस कॉइले को इधर मूव करवाओगे तब भी डिफ्लेक्शन आया। और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों को मूव करवाओ, कॉइल को रोटेट करवाओगे तब भी डिफ्लेक्शन आया। समझे? इस सभी प्रोसेस में क्या दो चीज ऐसा क्या है जो कॉमन है। एक तो कॉमन ये है कि जिसमें डिफ्लेक्शन हुआ सब केस में, और दूसरा कॉमन बात इसके थ्रू फ्लक्स में चेंजिंग होगा। क्या होगा? रोटेट करने से भी फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा होता है ना,
थीटा को ओमेगा टी समझना ना, यदि एंगुलर वेलोसिटी हो उसमें रोटेट कर रहा हो तो क्लियरली रोटेशन से भी फ्लक्स में चेंजिंग होगा, थीटा में चेंज होने के चलते। तो उसी को फिर क्या किया फैराडे, इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम था वो एक स्टेटमेंट दे दिया और बोला गया फैराडे लॉ कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कंडक्टिंग लूप विल चेंजेस बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से चेंज करे, बहुत तरीका है फ्लक्स में चेंज करवाने का। देन इसमें डिफ्लेक्शन आना, दैट इज इसमें करंट आना। ऐसा भी देखा गया कि ये सब काम कर रहे हो, फ्लक्स में चेंजिंग करवा रहे हो, डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, ऐसा भी देखा गया था। तो अब बताओ, अब दो चीज कॉमन क्या? एगो तो कॉमन बोले थे कि इसमें डिफ्लेक्शन होगा जब फ्लक्स में चेंज होती, ये दो बात कॉमन सब प्रोसेस में था। अब हम बोल रहे हैं कि जहां पर फ्लक्स में तो चेंजिंग किया लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अब यहां पर कौन दो चीज कॉमन? इसलिए करंट इंड्यूस्ड हुआ, ये कॉमन बात नहीं है। करंट, इसका डिफ्लेक्शन शो किया था कि इसमें करंट आया, करंट आने से पहले क्या आया होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा ना इसमें। ईएमएफ निश्चित रूप से प्रोड्यूस होगा चाहे ये डिफ्लेक्ट करे या नहीं करे, ये कॉमन बात। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, थोड़ा लैंग्वेज यहां मेंशन करेंगे कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स across a conducting loop changes by any means, किसी तरह से, anyhow, then an EMF will induced in that loop, और वो जो EMF होगा, वो इंड्यूस्ड EMF, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करता है किस रेट से फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन को फैराडे लॉ बोलते हैं। और यहां का प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, नहीं, माइनस d∅dt। वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू -1। यहां निगेटिव साइन सेंस ऑफ ईएमएफ को बताता है। Here negative sign shows sense of EMF which is given by Lenz law, तो ये सब पर अब नहीं जाना है, यहाँ सेंस से हमको वो उतना बात से मतलब नहीं है। चलो, तो अब आइए, ये तो ओरिजिनल स्टेटमेंट है फैराडे का। अब इसको मैक्सवेल क्या क्या किया, इसमें कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई करके एक दूसरे फॉर्म में ले गया होगा, नहीं? तो अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह B.D ऊपर मीटर में, यहां पर फाई की जगह आप लिख सकते हो इन जनरल सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या, वेक्टर बी ना, बी का वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल। यहां क्लोज सरफेस नहीं, ओपन सरफेस। यहां पर ऐसा साइन मत डाल देना, क्यों? ये लूप के क्रॉस फ्लक्स में चेंजिंग हुआ था ना, तो लूप को स्पिन करोगे तो क्या क्लोज सरफेस बनेगा? ओपन सरफेस ना, डिस्क क्या है, ओपन सरफेस है ना, यहां पर क्लोज मत कर देना, ठीक है? और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है,
ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी जगह क्या करना, ईएमएफ एक तरह से, ईएमएफ का क्या डिफिनेशन, ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल लाइक क्वांटिटी है ना, उसका यूनिट वोल्ट होगा ना, नहीं, पोटेंशियल लाइक क्वांटिटी होता है ईएमएफ। अब पोटेंशियल का ओरिजिनल डिफिनेशन क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ना, वर्क डन बाय, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन का क्या फॉर्मूला, ई डॉट डी आर, किसका वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क। ईएमएफ इज पोटेंशियल, उसका यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल का डिफिनीशन ये, लेकिन ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है क्लोज्ड लूप में, किसमें, क्लोज्ड लूप में, इसलिए यहां पर सर्कल का साइन दोगे, ठीक है, सर्कल का साइन दोगे। इसको मैं, इसका मैथमेटिकल नेम तो हुआ क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along loop, along conducting loop। एक बात देखो, ये जो फ्लक्स में चेंजिंग किया, इसमें ईएमएफ आया, ईएमएफ आने से पहले उस वायर के अंदर क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा। यदि इस वायर को थोड़ा मोटा करके दिखाया जाए तो रियली में इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। अब कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, उस फील्ड का फील्ड लाइन क्लोज्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड लाइन क्लोज्ड, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मटेरियल है क्लोज टाइप का, तो जो फील्ड लाइन क्रिएट होगा, जो फील्ड क्रिएट होगा वो भी क्लोज्ड। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बोलते थे इट इज ऑलवेज ओपन लाइन, ये यहां गलत ना, ठीक ना, यहाँ का फील्ड लाइन कैसा, और इस चैप्टर में इसका बहुत भयानक यूज होना है, इस ये जो बात बोल रहे हैं इतनों यहाँ पर। अच्छा मतलब यहाँ रखेगी ना तो वो लोग गांव घर में रहने का आदत है ना, मन नहीं लगेगा। ये समझे क्या किया हम लोग, ईएमएफ पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन बस खाली क्या करना था, इसमें सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि वो फील्ड लूप में क्रिएट हुआ है इसलिए सर्कल लगाया। तो अब आपका फैराडे लॉ, नाउ फैराडे लॉ, इधर था ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड की जगह क्या लिख दोगे, ई डॉट डी आर ना, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर था माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह क्या, फाई की जगह अभी सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर लिखे हो ना, फाई की जगह ये। और एक रूल्स है ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, इंटरचेंजेबल होता है वो, आप इसको अंदर ले जा सकते हो इंटीग्रेशन के अंदर, यानी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बी बाई डी टी डॉट डी एस, इधर ई डॉट डी आर, समझा। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, इसको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करना, क्या करें, डिफरेंस कौन थ्योरम अप्लाई करें इसमें, गॉस थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम, क्यों गॉस थ्योरम में क्यों नहीं किया, यहां तो सरफेसो इंटीग्रल दिख रहा है एंड लाइन इंटीग्रल भी दिख रहा है, तो कौन थ्योरम सुटेबल होगा, बोलो,
सरफेस इंटीग्रल भी है आरएचएस में और लाइन। स्टोक्स थ्योरम में लाइन इंटीग्रल का कन्वर्सन होता है सरफेस इंटीग्रल में, और गॉस थ्योरम में सरफेस इंटीग्रल का कन्वर्सन होता है वॉल्यूम इंटीग्रल में। कौन सुटेबल होगा यहाँ? क्यों? इसलिए नहीं, इसलिए कि क्लोज्ड बात किस में है, लाइन में कि सरफेस में? ये तो ओपन सरफेस है ना, ओपन सरफेस में गॉस अप्लाई नहीं होता है। स्टोक्स थ्योरम क्लोज्ड पाथ के लिए वैलिड है तो वो अप्लाई करेंगे, इसलिए नहीं कि दोनों सरफेस में आ जाएगा। क्लोज्ड देखना होता, क्लोज्ड इसमें नहीं था, क्लोज सरफेस। dv/dt.ds अब यहां क्लोज्ड नहीं डालना है, हाँ ओपन सरफेस है ना, लूप को छाजिएगा तो ओपन सरफेस बनेगा ना। अब इसको कंपेयर करो तो यहाँ कर्ल ई, ये ds यहाँ भी है, ds वहाँ भी है, ये सरफेस इंटीग्रल यहाँ भी अब कंपेयर, तो ये कर्ल ई इक्वल टू माइनस dv/dt। कर्ल ई को डेल क्रॉस ई लिखोगे, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस dv/dt। ये हुआ डिफरेंशियल फॉर्म या पॉइंट फॉर्म या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। इसको h वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, b की जगह म्यू नॉट h कर देना तो म्यू नॉट बाहर आ जाएगा। इसको आप h वेक्टर के टर्म्स में लिखोगे तो माइनस म्यू नॉट dh/dt। ये हुआ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। सब फॉर एयर मीडियम के लिए डिफाइन कर रहे हैं। अब सुनो, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन कम्स फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। फोर्थ में लिखिए, और एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट क्या था? बी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल along a closed path equal to mu naught times into net current enclosed by that path ना। क्या था ये? ऐसे लैंग्वेज में बात करेंगे तो ऐसे बोलेंगे उसको, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर along closed path, along closed path। इसको ना शॉर्टली बोला जाता है, इस पूरे स्टेटमेंट को, सर्कुलेशन ऑफ बी वेक्टर। कोई बुक आपको ये वर्ड यूज करता है, सर्कुलेशन मतलब लाइन इंटीग्रल along closed path, सर्कुलेशन ऑफ बी वेक्टर will be equal to mu naught times net current enclosed by that path। देखो, ये सपोज करो ये एक आर्बिट्ररी क्लोज्ड पाथ है, सी नाम का, सी एन आर्बिट्ररी क्लोज्ड पाथ, और
इसके अंदर दो चार गो करंट कैरिंग वायर है, किसी में स्ट्रेट वायर, किसी में करंट इधर, कोई स्ट्रेट वायर में करंट अंदर, ये वायर है ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। करंट आउट, करंट इनटू, बहुत सारे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है इस क्लोज्ड पाथ के अंदर। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर वो तो आप समझ रहे हो क्या, बी डॉट डी आर ना, एलोंग क्लोज्ड पाथ, वो क्लोज्ड पाथ का नाम दिए हो सी। ये बराबर बोला गया है म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड, और करंट इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ कैसे फाइंड करेंगे, जैसे वहां पर चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस की बात हुआ था, सिमिलरली यहां करंट इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ। यही हो गया, ये तो हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ या सिंपली एम्पियर सर्किटल लॉ।